हेलो क्लास 12 वालों, सो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। और आज की वीडियो में जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन। काफी लोग का स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन था कि भैया ग्लोबलाइजेशन बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, तो इसको हम आशा करते हैं कि इसको बड़ा ही आसान तरीके से जो है इसको हम समझा दें, ताकि आप लोग को ज्यादा जो है उटांग पटांग जो है आपको ना लगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ये जो आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये बेसिकली क्या है? एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया है वो 1980s के टाइम पे क्या होता है, दुनिया में आता है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का आइडिया जो है वो सबसे पहले यूरोप के देशों में क्या होता है, ये आता है। यानी इसको कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक क्या है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न देशों के द्वारा आया गया है। यानी यूरोपियन देशों के द्वारा जो है, यूरोपियन कंट्री के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया। सो ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। इट वॉज ऑर्गेनाइजेड इन वेस्टर्न कंट्री। ये वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, इसका शुरुआत हुआ था, इसका एमरजेंस हुआ था। इसका जो शुरुआत होता है वो माना जाता है कि सबसे पहले 1980s में सबसे पहले यूरोप के देशों में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। और थर्ड वर्ल्ड के कंट्री में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उन देशों में जो है ये कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया जो है वो 1990s के टाइम पे है। जैसे इंडिया में 1990s के टाइम पे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत हो रहा है। अब बात आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखो, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक इंटरकनेक्टनेस का आइडिया है। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के थ्रू एक देश की जो इकोनॉमी है वो वैश्विक इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इंटरकनेक्ट नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी दुनिया के सभी देशों के इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या करके जोड़ के एक वर्ल्ड इकोनॉमी और एक सिंगल इकोनॉमी, यूनिफॉर्म इकोनॉमी तैयार करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। यानी दुनिया में जो है, जो इकोनॉमी है, जो व्यापार हो रहा है, जो व्यवसाय हो रहा है, वो वैश्विक स्तर पे हो, खुले तरीके से हो। इसके लिए एक देश का अब उस देश के मार्केट पे और उस देश के इकोनॉमी पे, ट्रेड बिजनेस पे कोई अधिकार नहीं होगा। अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। अब वहां के मार्केट के जो लोग हैं वो लोग दुनिया के किसी भी देश में जाके व्यापार कर सके, और वहां दुनिया के जितने भी कंपनी है वो इनके देश में आके फ्री तरीके से व्यापार हो सके। इसी के आइडिया को कहा गया ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता कब है? ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स होता है। 1971 में क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स्ड। यानी फिक्स और एडजस्टेबल जो एक्सचेंज था, कि डॉलर एक सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी था और एक फिक्स और एडजस्टेबल एक रेट था, जिसके आधार पे क्या होता था, पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी को फिक्स और एडजस्टेबल तरीके से रेगुलेट किया जाता था। लेकिन 1971 में डॉलर क्राइसिस होने के कारण उसके बाद से क्या होता है कि फिक्स और एडजस्टेबल जो सिस्टम था, यानी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। तो उसके कोलैप्स होने के बाद अब इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, अब इंटरनेशनल इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए 1985 से 86 में एक कॉन्सेशन होता है। इस कॉन्सेशन का नाम है वाशिंगटन कॉन्सेशन। क्या होता है? वाशिंगटन कॉन्सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वाशिंगटन कॉन्सेसस, ये जो वाशिंगटन कॉन्सेसस 1985 से 1986 के टाइम पे होता है, इसको कहा जाता है रोड मैप
रोड मैप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी में क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन को तैयार किया गया। 5 आई का कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन जो है और ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद इन 5 आई के ऊपर ही क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। एक का मतलब होता है, एक आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, एक आई का मतलब होता है इनोवेशन, एक आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, है ना। और एक आई का मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, यानी इंटरडिपेंडेंस, दुनिया के सभी देशों को जो है राइट इंटरडिपेंडेंट किया जाए, यानी बाय कॉपरेशन बाय ट्रेड हर एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ दिया जाए। कोई भी देश इस वर्ल्ड इकोनॉमी से राइट और सिंगल इकोनॉमी से कोई अलग और आइसोलेशन में ना रहे, इसके लिए सभी देशों के इकोनॉमी को वैश्विक इकोनॉमी से जोड़ दिया जाए, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है ग्लोबलाइजेशन कहा गया और ग्लोबलाइजेशन नाम दिया गया। हालांकि इस ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया जिस व्यक्ति ने दिया, जिसके बाद से ये फैला, ग्लोबलाइजेशन का आइडिया देने के लिए कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन वाज द प्रोडक्ट ऑफ नियो लिबरल फिलॉसफी, नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये जो नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी था ना, उसी से क्या होता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर ग्लोबलाइजेशन को देखो तो ग्लोबलाइजेशन का जो आउटकम है या ग्लोबलाइजेशन एज एन प्रोसेस ये कैसे निकलता है, ये बेसिकली नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी का हाथ पकड़ के ही क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में शुरू होता है। अब ये नियो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी किसके द्वारा दिया गया था, ये मेनली दिया गया था एफ.ए. हैक, एफ.ए. हैक और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट नॉजिक। क्या नाम था, रॉबर्ट नॉजिक। इन लोग का जो है उपज है। हालांकि इस ग्लोबलाइजेशन को सबसे पहले वेस्टर्न कंट्री में 2 देशों ने क्या किया, इसको सबसे पहले फैलाया। एक है यूके, एक है यूएसए। यूके का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम था मार्गरेट थेचर, मार्गरेट थेचर, और वहीं पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रोनाल्ड रेगन, रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थेचर। एक अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और यूके के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचर। इन दोनों ने सबसे पहले 1980s के टाइम पे इस ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को जो है इन्होंने अपने देशों में अपनाया और इन्होंने क्या किया, स्प्रेड किया। यानी इसलिए कहा जाता है कि मार्गरेट थेचर एंड रोनाल्ड रेगन वाज द फर्स्ट लीडर एंड द 2 फर्स्ट कंट्री हु एडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, राइट। उसके बाद से पूरी दुनिया में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन का होड़ या ग्लोबलाइजेशन जो है स्प्रेड करना स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर बताया जाए तो ग्लोबलाइजेशन जो है जिसको हम लोग हिंदी में भूमंडलीकरण कहा जाता है या वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कैसा दुनिया तैयार करना है जहां पे हर देश आसानी से दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके, हर इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर सके, व्यापार वाणिज्य फ्री तरीके से हो सके, उसके लिए स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी से कम करना पड़ेगा। इसी के आइडिया से ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत होता है। यानी ग्लोबलाइजेशन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो किसके ऊपर टिका हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द इकोनॉमिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है, ये एक तरीके का इकोनॉमिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, सिंगल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है तैयार करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को तैयार करता है। मतलब इसका व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज अ इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी एक देश की जो राष्ट्रीय
अर्थनीति है उसको वैश्विक अर्थनीति से जोड़ दिया जाए, राइट, जिससे आसानी से पूरे विश्व में क्या हो सके, व्यापार हो सके, व्यापार वाणिज्य हो सके, राइट। फ्री तरीके से कोई भी बिजनेस, कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी जगह जाकर आसानी से व्यापार कर सके, कोई भी टैक्स, कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो, इसके लिए ही ये ग्लोबलाइजेशन को बनाया गया। अब बात आता है कि ग्लोबलाइजेशन का की फीचर्स क्या है, व्हाट वेयर द की फीचर्स, यानी ग्लोबलाइजेशन को और थोड़ा डीप तरीके से, अगर डीप अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग को इसके फीचर्स को समझना पड़ेगा कि व्हाट वेयर द इंग्रेडिएंट्स एंड व्हाट वेयर द फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू the spread of globalization, and what were the main factor on which globalization is primarily based। ग्लोबलाइजेशन का जो है आधार क्या है? ग्लोबलाइजेशन का कुछ आधार है, बेसिक फिलर है जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन पूरी तरीके से टिका हुआ है। ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में जो है स्प्रेड होता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 1980 और 1990 के टाइम पे, स्पेशली 1989 के टाइम पे क्या होता है, WWW आता है, वर्ल्ड वाइड वेव। केबल ऑपरेटर आ जाता है, यानी केबल के थ्रू जो है पूरे दुनिया का न्यूज जो है आप जान सकते हो घर बैठे हुए। तो ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी 1989 के टाइम पे जब दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट आया, वेब आया, कंप्यूटर आया, तो इसके थ्रू जो है लोग वर्ल्ड के बारे में जो है जानने लगे, यानी वो लोग दुनिया के बारे में चीजों को समझने लगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो दुनिया से जुड़ना भी स्टार्ट होने लगे, यानी दुनिया से कनेक्ट भी करना स्टार्ट करने लगे। तो ग्लोबलाइजेशन को जो है आईसीटी के माध्यम से काफी ज्यादा फैलाया गया। डिजिटल ट्रेड, जितना भी जो ट्रेड है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये ग्लोबलाइजेशन दुनिया में बहुत तेजी से क्या होने लगा, प्रसारित होने लगा, यानी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डिवाइस और फैसिलिटी होने के कारण ये फ्री ट्रेड का आइडिया भी, बॉर्डरलेस ट्रेड का आइडिया भी पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट हुआ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन टिका हुआ है, वो क्या है, फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे मेन आइडिया ही क्या है कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में मुक्त रूप से व्यापार हो, फ्री ट्रेड हो, कोई ऑब्स्टिकल ना हो, कोई पाबंदी ना हो दुनिया में व्यापार और वाणिज्य को करने के लिए। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया ताकि फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, यानी कहीं का कैपिटल कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाए, कहीं का गुड्स कहीं बेचा जाए, फ्री तरीके से, फ्री फ्लो ऑफ, ये बोलते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, है ना। आसानी से जो है पूरी दुनिया में क्या हो, मूव करते रहे, और जितना मूव करेगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी कहना है कि जितना ज्यादा फ्री ट्रेड होगा उतना ज्यादा जो डेवलप्ड देश है, जिनका कैपिटल काफी मजबूत है, जो धनी देश है, उनके देश के जब व्यापारी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जब वो दूसरे देश में एंटर करेंगे तो उस देश में क्या होगा, जॉब आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, है ना, गुड्स कमोडिटी आएंगे, जिससे उस देश का इकोनॉमी धीरे 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 क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। कुल मिला के कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू दुनिया के हर एक देश जो गरीब है
वे भी जो है उनको लाभ मिलेगा और वे भी क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे और वे भी धनी देश हो जाएंगे, यानी वो भी इकोनॉमिकली जो है काफी स्टेबल हो जाएंगे। जिन देश का इकोनॉमी बहुत ही पुअर है, ग्लोबलाइजेशन के बाद, फ्री ट्रेड के बाद, राइट, वो देश भी क्या हो जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन के कारण उनका भी काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंपावरमेंट हो जाएगा, यानी आर्थिक रूप से विकसित हो जाएंगे। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया। अब ये फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे तरीके से टिका होता है लेसेज फेयर के ऊपर, जो शुरुआती समय में एडम स्मिथ का बात किया। अब बोला गया कि ये फ्री ट्रेड तभी होगा ना जब क्या होगा, कि मिनिमल स्टेट होगा। मिनिमल स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का जो है रोल बहुत कम हो जाएगा, इसलिए कहा गया है कि रिड्यूस द पावर ऑफ स्टेट ओवर द इकोनॉमी एंड मार्केट, यानी मार्केट के ऊपर से जो है स्टेट का नियंत्रण को क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट एक ऑब्स्टिकल के रूप में जो है प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। हाँ, जहां पे लाइसेंस, जहां पे स्टेट का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस, तो स्टेट प्राइवेट यानी मार्केट से और इकोनॉमी से स्टेट का जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, उसको खत्म किया जाए। इसीलिए मिनिमल स्टेट या इसी को कहा जाता है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन को जो है अपनाया गया। डीरेगुलेशन मतलब कम से कम स्टेट का क्या हो, कम से कम स्टेट का नियंत्रण हो व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और मार्केट और प्रोडक्शन पे। स्टेट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यही बात तो मिनिमल स्टेट का आइडिया कौन दिया, रॉबर्ट नॉजिक, जो यहाँ पे लिखे हैं, राइट। इसी के बाद से तो मिनिमल स्टेट जब तक नहीं होगा तब तक फ्री ट्रेड नहीं होगा, है ना। जब तक स्टेट का पूरा मार्केट पे कंट्रोल होगा तब तक व्यापार व्यवसाय करने में क्या होगा, दिक्कत आएगा। जब स्टेट का रोल खत्म हो जाएगा इकोनॉमी से तो फ्री ट्रेड आसानी से हो पाएगा, है ना। अब बोला गया कि फ्री ट्रेड ठीक ठाक तरीके से हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड ठीक ठाक तरीके से हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा फ्री ट्रेड को क्या करना, पूरी दुनिया में सुनिश्चित करना, यानी पूरी दुनिया में फ्री तरीके से व्यापार हो। इसके लिए उस देश के सरकार के साथ बैठकर मिलकर बात करके जो है फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, या अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को भी दूर किया जाए, लेकिन मुक्त व्यापार होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना। व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आया, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन आया IMF, एक आया वर्ल्ड बैंक, हाँ, एक आया वर्ल्ड बैंक और एक आया WTO। पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1947 में बना। बाद में WTO बन गया 1995 में, तब से ये काम कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होगा फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का रूल्स और रेगुलेशन बनाना। साथ ही साथ अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झमेला हो जा रहा है तो ये वहां पे जाकर आपस में बातचीत करके फ्री ट्रेड को क्या करे, इंश्योर करे, और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है व्यापार में उसको खत्म करे। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, जिस देश में व्यापार करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए अपने देश का, अगर व्यापार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो रोड होना तो चाहिए ना, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आवश्यकता पड़ता है व्यापार व्यवसाय अच्छा मार्केट के लिए। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, डेवलपमेंट असिस्टेंस देगा, यानी जो देश व्यापार व्यवसाय करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उस देश को क्या करेगा, पैसा भी देगा वर्ल्ड बैंक, यानी वित्तीय सहायता करेगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस देगा। वहीं पे IMF, जिस देश का इकोनॉमी बहुत ज्यादा पुअर है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा क्या है कि तुम्हारा करेंसी छापने के लिए भी अगर वहां उस देश में पैसा नहीं है, तो उस सिचुएशन में IMF क्या करेगा, एक लोन प्रोवाइड करेगा उन देश को, जिससे वे अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइवल बना सकते हैं, फिर से जीवित बना सकते हैं। जो इकोनॉमी मर गया था, जो इकोनॉमी बर्बाद हो गया था, फिर से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए IMF क्या देगा, उनको
कुछ सहायता देगा। तो ये इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन यानी जो फ्री ट्रेड है, जो सिंगल मार्केट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, राइट, जो इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टनेस का जो आइडिया है उसको जो है पूरी दुनिया में आसानी से फैलाया जा सके। तो यहां पे समझ में हम लोग को कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्या होता गया, स्प्रेड होता गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ना 3 पर्सपेक्टिव है, यानी देयर आर 3 स्कूल, 3 तो स्कूल है, 3 पर्सपेक्टिव है, 3 अप्रोच है जो ग्लोबलाइजेशन के नेचर को अलग अलग तरीके से क्या करता है, देखता है। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है, द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज इंटरप्रेटेड बाय द 3 डिफरेंट स्कूल्स इन अ डिफरेंट वे। 3 जो ग्लोबलाइजेशन का स्कूल है वो ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है उसके वो देखने की कोशिश किया गया कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन क्या सही साबित हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो कहा गया था कि फ्री ट्रेड होगा, क्या सचमुच आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद फ्री ट्रेड हो रहा है? जो कहा गया बात कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हर एक देश का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। जो वीक देश है, जो पुअर कंट्री है, जब डेवलप्ड देश के सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आएंगे तो उनका भी क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, उनके देश में रोजगार आ जाएगा, उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा। तो उन तमाम चीज का एनालिसिस और असेसमेंट करने के लिए 3 स्कूल आता है। सबसे पहला स्कूल जो है उसको कहा जाता है हाइपर ग्लोबलिस्ट, हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल। ये जो हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल है, एक ये है, दूसरा आता है स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स स्कूल, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल। अब देखो ये जो 3 पर्सपेक्टिव है इसको कहा जाता है 3 अप्रोच, इसको अप्रोचेस भी कहा जाता है, यानी अप्रोचेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग तरीके से क्या करता है, देखता है। सबसे पहला है हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल। ये क्या कहता है, जो पहला स्कूल है जिसको हम लोग हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल कहा जाता है, हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल क्या कहता है, हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, जो ग्लोबलाइजेशन है ये पूरे दुनिया में वर्ल्ड सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत बड़ा चेंजेस लाया है पूरी दुनिया में। यानी हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन चेंज द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में एक नया व्यवस्था लाया, एक नया सिस्टम लाया है, हर कुछ चेंज कर दिया है। यानी हाइपर ग्लोबलिस्ट जो है थोड़ा हाइपर है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लेकर थोड़ा हाइपर है, क्योंकि इनका कहना था, हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल का कहना था कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया के जो स्टेट का जो ऑटोनॉमी था, यानी स्टेट का जो शक्ति, अपने एक देश का जो अपने मिलिट्री और टेरिटरी के ऊपर जो उसका संप्रभुता था, उस संप्रभुता को क्या किया है, खत्म कर दिया है। यानी विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टेट लॉस्ट देयर सोवरेनिटी, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है स्टेट अपना जो संप्रभुता है, जो अपना शक्ति है, वो स्टेट का खत्म हो चुका है। अब स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, अब मल्टीनेशनल कंपनी ही जो है पावरफुल है, वही देश को क्या करते हैं, वही सब कुछ तय करते हैं। यानी हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल का कहना है कि भैया ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है एक देश अपना जो संप्रभु शक्ति है, यानी सुप्रीम पावर है, अपने बॉर्डर पे, अपने टेरिटरी पे, वो क्या हुआ है, खत्म हो गया है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। समझ में आया? अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को, पूरे कंट्री को। ठीक है,
हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल का ये भी कहना है कि हाइपर ग्लोबलिस्ट कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो नेशनल कल्चर है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन वन कंट्री दे लॉस्ट देयर लोकल कल्चर। ग्लोबलाइजेशन आने के कारण दुनिया के जितने भी कल्चर आ रहे हैं, दुनिया के देश उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, जिससे वो अपना जो कल्चर था, आइडेंटिटी था, संस्कृति था, आइडिया था, बिलीफ था, संस्कार था, है ना, हैबिट्स था, वो सब कुछ खत्म हो गया है ना। ये कहना है कि कल्चर में भी जो है बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर आ गया है। दूसरा, यहाँ पे तीसरा बात में ये कहा जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या होता है, हर देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। हर देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, गरीब अमीर सब देश का क्या होता है, विकास होता है। हालांकि हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल थोड़ा हाइपर है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को बड़ा ही दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो है भारी चेंजेस हुआ है, इंटेंस चेंजेस देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल। राइट, देश का शक्ति कम हो गया है या देश का शक्ति खत्म हो गया है ना, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया है, दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है, ये तमाम बात इसका कहना था हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल। दूसरा जो स्कूल है जिसका नाम है स्केप्टिक्स स्कूल, नाम से ही समझ में आ रहा है ये थोड़ा क्या है, स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स का मतलब होता है सस्पेक्ट। ये क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन को बड़ा सस्पेक्ट के नजर से देखता है, सस्पिशियस होकर देखता है। सस्पिशियस का मतलब होता है बड़ा ही संदेह जनक नजर से क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन को देखता है। बोलता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन आने के बाद सब कुछ अच्छा ही हुआ है और स्टेट का पावर खत्म हो गया है, सारा देश धनी हो गए हैं। हाँ, एक देश का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है, ऐसा भी बात नहीं है ना। यानी पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, ओल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया है। राइट, पूरा दुनिया में एक ही कल्चर आ गया है, ऐसा बात नहीं है। यानी स्केप्टिक्स मानता है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बावजूद भी स्टेट एक्सरसाइज देयर सोवरेन पावर ओवर देयर टेरिटरी, ओवर देयर सब्जेक्ट। यानी ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट का पावर खत्म हो गया किसी चीज पे से, स्टेट का पावर आज भी वैसा ही है। यानी स्केप्टिक्स हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल को क्रिटिसाइज करता है कि तुम बहुत हाइपर बात कर रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद स्टेट और नेशन स्टेट का जो रोल था, सोवरेन पावर था, वो खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ, आज भी तो देश है, आज भी तो सरकार है, आज भी तो चुनाव होता है, आज भी तो प्रधानमंत्री होता है, आज भी तो पार्लियामेंट होता है, आज भी तो मिलिट्री होता है जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करता है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद स्टेट का ऑटोनॉमी खत्म हो गया है? नहीं है, आज भी। स्केप्टिक्स स्कूल एक बात ये भी कहता है कि ऐसा बात नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है कल्चरल इंपैक्ट पड़ा है, शेयरिंग ऑफ कल्चर हुआ है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हुआ है। यानी हम उसके कल्चर को माने, वो मेरे कल्चर को माना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नेशनल कल्चर हम अपना भूल गए हैं या खत्म हो गया है। आज भी भारत के लोग अपना संस्कार, अपना जो संस्कृति है, वो आज भी उनको जो है, आज भी वो क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं, है ना। संस्कार, इंसान संस्कार थोड़ी छोड़ देगा, आज भी तो इंसान पैर छूता है ना। आज भी तो इंसान, हमारे देश में कास्टिज्म के आधार पे, जाति के आधार पे ये सब कुछ होता है। तो वर्षों से चला आ रहा है जो संस्कृति, वो भी तो अभी है, दहेज सिस्टम तो अभी भी है, हालांकि गलत है लेकिन है। हम क्या बता रहे, कल्चर। तो आज भी तो संस्कार है, आज भी तुम्हारे माँ बाप को अपना पूजनीय मानते हैं, माँ बाप जो कह देते हैं वही आखिरी है। कैसे कह सकते हैं कि कल्चर को खत्म कर दिया, पूरा वेस्टर्न कल्चर अपना लिया? कहां वेस्टर्न कल्चर अपना लिया? आज हमारे में मम्मी पापा जो है आज भी तो उसी तरीके से रहते, सभ्य तरीके से। वेस्टर्न कंट्री की तरह थोड़ी रहते हैं कि भैया जीन्स पहन ले, ये पहन ले। नहीं भाई, थोड़ा बहुत आया है लेकिन पूरा कल्चर नहीं खत्म हुआ है। समझ में आ रहा है? तो स्केप्टिक्स मानता है कि भैया बहुत ही सस्पिशियस है। और एक ही बात कहता है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, पुअर इकोनॉमी था, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी बन गए। बोलता है ऐसा भी कोई बात नहीं है,
बहुत सारा ऐसा देश है अफ्रीका में, साउथ एशिया में, जो आज भी गरीब है, आप पहले भी गरीब थे। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, उल्टा ही हुआ कि और गरीब हो गए। उल्टा ही हुआ है कि और ज्यादा गरीब हो गए, यानी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ा नहीं है। हाँ, कुछ देश अवश्य ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा उनको बेनिफिट मिला है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये देश को ज्यादा बेनिफिट मिला है ग्लोबलाइजेशन का, कह सकते हैं। लेकिन उल्टा ही नहीं कह सकते कि हर एक देश को बेनिफिट हुआ है, कुछ देश का नुकसान भी हुआ है ना। कुछ जो गरीब देश थे वो आज भी गरीब है, तो ऐसा नहीं कि सब गरीब अमीर हो गया है, सब अमीर गरीब हो गया, अमीर अमीरी हो गया और गरीब गरीबी हो जा रहा है। कुछ उनमें से थोड़ा अपने स्टेटस से, अपने कद से थोड़ा आगे निकले हुए हैं। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहता है कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का जो है इंपैक्ट हुआ है, लेकिन वो इंपैक्ट कितना पॉजिटिव हुआ है और कितना नेगेटिव हुआ है, ये हम लोग को जानने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि कौन सा देश ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से लिया है और कौन सा देश का ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुआ है और कौन सा देश के ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानता है कि impact of globalization has not on equal scale, यानी जो भी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है वो अनइक्वल हुआ है और अप इवल हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि सभी पे समान रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, नहीं, कुछ देशों को ये ज्यादा बेनिफिट दिया है, कुछ देशों को ये और ज्यादा नुकसान किया है। ये भी बात है, ये देखने की बात है कि कौन सा देश को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितना है। लेकिन ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट मानता है कि भैया कुछ तो चेंज जरूर हुआ है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। तो बोला क्या चेंज हुआ है? बोलता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। आज पहले जिस तरीके से मार्केट था, स्टेट का दबदबा चलता था, आज उतना दबदबा नहीं है। दूसरा तरफ से स्टेट का मार्केट से पूरा कंट्रोल खत्म हो गया, ऐसा भी बात नहीं है। आज भी सरकार क्या करता है? बजट बनाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मार्केट से और इकोनॉमी से उसका लेना देना नहीं है? भाई आज भी कुछ होता है तो लोग सरकार को गाली देते हैं, तो सरकार के पास आज भी पावर है। हाँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहता है कि आज थोड़ा क्या हो गया है, स्टेट जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका बहुत ज्यादा मतलब बजट है, वो थोड़ा सरकार के साथ कोऑपरेट करके चले, यानी सरकार उनके साथ कोऑपरेट करके चल रहा है। जैसे पहले सरकार था एकदम बोल्ड, कि जो वो कहता था होता था। अभी क्या है, सरकार भी थोड़ा कॉपरेशन कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, क्योंकि सरकार को भी तो इकोनॉमी को बढ़ाना है ना। तो एडजस्टेबल हुआ है ना। अब पहले सरकार थोड़ा एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन अब सरकार क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चल रहा है। यानी कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुआ है, कुछ नेगेटिव चेंजेस हुआ है, लेकिन हम पूरा नकार नहीं सकते कि ग्लोबलाइजेशन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है दुनिया पे। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा है भाई, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन सब पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ा है, ऐसा बात नहीं है, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा हुआ है। हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो ग्लोबलाइजेशन पूरा पवित्र न है और पूरा एकदम प्यूरिफाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सबका भला हो जाएगा, मंत्र पढ़ दिया सबका भला होगा, ऐसा बात नहीं है, कुछ का भला नहीं भी हुआ है ना। तो ये तीन तो स्कूल हम लोग यहाँ पे पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है, यानी ग्लोबलाइजेशन अगर आया तो ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का मेनली जो है हम लोग चार तरीके से देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है। क्या क्या हुआ है? सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। तो देखो, सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले बताए इकोनॉमिक इंपैक्ट, यानी इकोनॉमिक इंपैक्ट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो इसका फोकस किसके ऊपर था? ग्लोबलाइजेशन का तो मेन फोकस ये फ्री ट्रेड मतलब ट्रेड मतलब क्या? इकोनॉमी, है ना। तो इकोनॉमी के ऊपर इसका एक बहुत भारी जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है, राइट, तो हर एक देश को कहा जाता है कि एक देश का अपने मार्केट और इकोनॉमी के ऊपर से जो है नियंत्रण खत्म कर दिया जाएगा और बाकी सारे, यानी
उस देश का जो बॉर्डर है उसको ओपन कर दिया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और दुनिया का कोई भी देश आसानी से आ सकता है और व्यापार कर सकता है, और यहाँ अपने देश के कोई भी लोग दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से एक इंटरकनेक्शन और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का निर्माण होगा। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट का क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन आने के साथ साथ एक क्या हो जा रहा है, जब एक देश अपना इकोनॉमी को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, खोल रहा है विदेशियों के लिए, बाहर के देशों के लिए, तो बाहर के देशों के बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो आकर क्या कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ग्लोबलाइजेशन के होने के बाद एक चीज क्या होता है कि बहुत सारे देशों में दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है एक देश में। एक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलता है। एफडीआई के बाद अगर बताया जाए, मोर जॉब क्रिएशन, बहुत सारे बड़े बड़े क्या होते हैं, जब कैपिटलिस्ट आते हैं तो एक चीज क्या होता है, मोर जॉब क्रिएशन, बहुत ज्यादा क्या होता है, जॉब मिलता है, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। कोई फैक्ट्री लगाया बाहर का, तो फैक्ट्री लगाएगा तो बाहर से थोड़ी लाएगा लेबर, ये तो भारत का ही लेबर है ना, तो वहां के लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, तो रोजगार भी दिया भाई। दूसरा यहाँ पे क्या देखा गया, आपको बहुत ज्यादा क्या दिया, मार्केट में जो है ऑप्शन यानी मोर चॉइस आपको प्रोवाइड किया। जितने बाहर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन आया है, वो चाहे तुम्हारा आईबीएम हो, चाहे केएफसी हो, चाहे कोको कोला हो, चाहे सोनी हो, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए भारत में, तो उन्होंने अपना अपना इंडस्ट्री लगाया। उस इंडस्ट्री से एक चीज क्या हुआ, हमारे मार्केट में जो पहले सामान नहीं मिलता था, वो दुनिया के मार्केट का सामान जो है हमारे मार्केट में बिकने लगा, जिसके पास हमारे पास अब बहुत सारा ऑप्शन मिल गया अपने पैसा के अकॉर्डिंग, कि जिसमें आपका जितना आपका पैसा है उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आ जा रहा है, उसको खरीद लो। पहले क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट होता है, सबको खरीदना पड़ता है, दाम कम हो ज्यादा हो, लेकिन अभी क्या है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिल गया कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है सामान खरीद सकते हो। ये क्यों हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारा इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे नया नया प्रोडक्ट और मल्टीपल कॉमोडिटी और गुड्स जो है हमारे मार्केट में एक्सेस होने लगा, पाया जाने लगा, जिससे लोगों को एक राइट टू चॉइस मिला कि हम कौन सा इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले जो हमारे मार्केट में बनता था वही बस केवल प्रोडक्ट था, तो वहां पर कोई चॉइस नहीं था, है ना। तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, जॉब क्रिएशन हो गया, राइट, साथ ही साथ मोर ऑप्शन इन मार्केट, मार्केट में ज्यादा ऑप्शन मिल गया। दूसरा क्या होने लगा, सिटीज का निर्माण होने लगा, बहुत सारा इकोनॉमिक सिटी बनकर तैयार होने लगे, बहुत सारा अर्बन एरिया डेवलपमेंट होने लगा, रूरल एरिया टर्न्स इनटू अर्बन एरिया ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फास्टर ग्रोथ, राइट। जहां पे इंडस्ट्री बन जा रहा है वहां से क्या हो रहा है, वो रूरल एरिया धीरे धीरे डेवलप्ड हो जा रहा है, तो अर्बन एरिया भी बन जा रहा है ना। हाई पे स्केल, बहुत सारे लोगों को इन सारे कंपनी में हाई पे स्केल दिया जा रहा है, बहुत अच्छा खासा प्राइवेट कंपनी में पैसा मिल रहा है, तो ये सारा बेनिफिट है। उसके अलावा अगर थोड़ा इसका नेगेटिव इंपैक्ट देख लिया जाए कि इकोनॉमिक में पॉजिटिव इंपैक्ट था, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि बिजनेस में ये लोग जितना इंप्लॉयमेंट दिए, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो गया कि यहां से उनको बड़ा सस्ता लेबर मिलना स्टार्ट हुआ, और वो कैसे लेबर को यहाँ पे लेना स्टार्ट किए, यहाँ पे इकोनॉमिक इंपैक्ट में सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है चाइल्ड लेबर बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी चाइल्ड लेबर को जो है ये ज्यादा खटाने लगे। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, जो डिलीवरी बॉय आता है, उम्र कितना है, 16 साल 15 साल, पढ़ने लिखने का उम्र, उसमें कामकाज कर रहा है, तो चाइल्ड लेबर बढ़ गया, और जिससे कारण क्या हो गया कि एक लिमिटेड अमाउंट ही वो पैसा कमा पा रहा है, बाद में जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, उतना पैसे में उसका संसार घर नहीं चलेगा, है ना। तो उसको अभी से पैसा देकर 10 रुपया 15 रुपया उसका आदत को बिगाड़ दिया गया, यानी चाइल्ड लेबर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। जब इन्वेस्टर्स आए
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देश में आए तो चाइल्ड लेबर, वो बहुत कम उम्र के बच्चों को जो है काम करवाना स्टार्ट किए, जिससे कि उनका जो ग्रोथ है वो रुक गया। समझ में आया? और आगे नहीं सोच पाए। चाइल्ड लेबर के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर भी बन गया, कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ जाता है। यानी ग्लोबलाइजेशन आने के कारण बाहर से जितने भी कंपनी आते थे वे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारा कामकाज करने लगे, जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं होता था, यानी सरकार की निगरानी में नहीं होता था, जिससे उनको बहुत एक्सप्लॉयटेशन, मिनिमम वेजेस का पालन नहीं किया जाता था, कम पैसा में ज्यादा खटवाया जाता था, लेकिन फिर भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था सरकार की नजर में, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, है ना। साथ ही साथ ट्रैफिकिंग बढ़ जाता है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट पे अब लेबर को रखा जाने लगा कि हम 5 महीना के लिए तुमको यहाँ पे काम पे रखेंगे, उसके बाद तुम अपना समझ लेना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो है ट्रेडिशन सामने आने लगा। साथ ही साथ क्या होता है, एक और मोनोपोली ऑफ मार्केट। धीरे धीरे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर्स थे, केएफसी, मैकडोनल्ड, तमाम बड़े बड़े, ये लोग क्या करने लगे, जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, पूरे देश में जाके अलग अलग देशों में व्यापार करने लगे, तो वहां के जो ट्रेडिशनल और लोकल व्यापारी थे और ट्रेडर्स थे, उनके जमीन और उनके जो क्या बोलेंगे, वो तो बहुत स्मॉल मीडियम बिजनेस थे ना, स्मॉल मीडियम बिजनेस मैन को डोमिनेट कर लिए और उनका मतलब क्या बोलेंगे, सफाया हो गया। यानी स्मॉल और मीडियम जो बिजनेसमैन है वो पूरे तरीके से क्या होता है, गायब हो जाते हैं जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, जिस कारण पूरे मार्केट को जो है कुछ ही दिनों के बाद वो मोनोपोली कर लेते हैं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। दे कंट्रोल द होल मार्केट। समझ में आया? तो धीरे धीरे क्या होने लगा, डोमिनेशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, राइट, ओवर द मार्केट। मार्केट के ऊपर पूरा तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी का नियंत्रण हो जाता है, जहां से भारत के देश के जो व्यापारी है उनको लाभ मिलना बंद हो जाता है। जैसे तुम देखो, रिलायंस, तुम्हारा आइडिया, है ना, ये सारा आज गायब हो गया है। एक ही है जियो, है ना। आज लोग केएफसी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सब कुछ तमाम कारण है। अब दूसरा इंपैक्ट कल्चरल। दूसरा इंपैक्ट क्या है, कल्चरल इंपैक्ट। अब देखते हैं कल्चर में भी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। देखो, कल्चर पे भी जो है ग्लोबलाइजेशन का एक भारी प्रभाव देखने को मिला। पहला क्या देखने को मिला यहाँ पे, कल्चरल इंपैक्ट। कल्चरल में देखा गया कि संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का संस्कृति पे भी जो है गहरा प्रभाव पड़ा। जिस देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करने गए, अपना इंडस्ट्री लगाने गए, तो वे अपना बिहेवियर, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर वहां के लोगों के साथ जो है शेयर करना स्टार्ट किए, जिससे धीरे 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 एक चीज क्या होता है, लोग मल्टीपल लैंग्वेज को क्या करने लगे, मल्टीपल कल्चर, मतलब एक्सचेंज ऑफ कल्चर। बहुत सारे भारत के लोग कभी दूसरे भाषा से अनजान थे, लेकिन उन देशों से जो बिजनेसमैन आए, जिससे भारत के लोग उन भाषाओं को भी जान पाए, जिसको कहा जाता है कल्चरल एक्सचेंज। बहुत बड़े पैमाने पे होता है, मल्टी कल्चरल एक्सचेंज होता है। बहुत सारे भाषा, बहुत सारे संस्कृति को जो है भारत के लोगों को सीखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को ये मिलता है कि भारत में जो है वेस्टर्न कल्चर आने के बाद, दुनिया के जितने भी कल्चर आने के बाद, नया नया फूड आने लगा, नया नया तुम्हारा स्टाइल आने लगा, नया नया हैबिट्स आने लगा। यानी कुल मिलाकर खान पान, पहनावा, हर कुछ जो है चेंज हो गया। हम लोग भी उनको कॉपी करना स्टार्ट किया और उनके जैसा बनना स्टार्ट हुए, जिससे हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड हो गए, थोड़ा हम लोग एडवांस हो गए। पहले हम लोग धोती पैजामा पहनते थे, अभी जीन्स, टाई, वही कुर्ता उड़ता, ब्लेजर व्लेजर पहन लेते, तो थोड़ा
अच्छा लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी एक कल्चरल इम्पैक्ट हुआ। कल्चरल इम्पैक्ट ये भी हुआ कि वेस्टर्न कल्चर आने के बाद धीरे धीरे देखा गया कि जो ट्रेडिशनल कल्चर था, ट्रेडिशनल कल्चर में जो बुराइयां था जैसे कास्टिज्म, जातिवाद, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, अब लोग धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सब बदलने लगा, है ना। यानी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जो है होता है। आप नए नए कल्चर के बारे में जानते हो, नए नए लैंग्वेज के बारे में जानते हो, नया नया बिहेवियर सीखते हो, है ना, नया नया आप संस्कृति को सीखते हो, जिससे आपका नॉलेज और आप जो है काफी ज्यादा मॉडर्न, काफी ज्यादा एडवांस जो है बन जाते हो। तो ये सब क्या है, सांस्कृतिक इंपैक्ट हुआ। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। क्या नेगेटिव इंपैक्ट? नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ है कि हम अपना ट्रेडिशनल कल्चर को क्या किए हैं, भूल गए हैं। इतना ज्यादा ना हम लोग इंग्लिश 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 पढ़ने लगे कि आज हमको हिंदी बोलने पे जो है गड़बड़ी होता है। हिंदी में बात करने से हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। यानी डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर एक सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट। पश्चात शिक्षा का दबदबा बढ़ गया, जिसके कारण हमारा जो लोकल कल्चर है, अपना जो संस्कृति था, उस संस्कृति को आज हम लोग भूल गए हैं। आदर सत्कार, गुरु बड़े लोगों का आदर सत्कार आज भूल गए। सबको हम लोग ए करके बात करते हैं, है ना। तो आज लैंग्वेज ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, जबकि हमारा खुद का लैंग्वेज हिंदी है, भूल गए उसको। इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं। जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक हम कहलाएंगे ही नहीं कि हम सभ्य हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट आने लगा थोड़ा बहुत। उसके बाद एक कल्चर क्या देखा गया कि वेस्टर्न कल्चर पूरे तरीके से जो है ट्रेडिशनल कल्चर के ऊपर अपना दबदबा इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा कल्चर है न्यूक्लियर फैमिली। वेस्टर्न कल्चर का आइडिया ये भी था, फास्ट फूड बढ़ गया हमारे देश में, फास्ट फूड जंक फूड खाना स्टार्ट हो गए, जिससे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ डिसीज स्टार्ट हो गया, है ना। भारत के लोग का ये कल्चर नहीं था कि बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाए, लेकिन आज तीनों टाइम बाहर से खा रहे हैं। एक वेस्टर्न कल्चर है, आज लोग केएफसी में जा रहे हैं चिकन खाने, आज लोग मैकडोनल्ड में जा रहे हैं कॉफी पीने, है ना, आज स्टारबक्स में जा रहे हैं कॉफी पीने। तो ये तमाम चीज जो है बढ़ता जा रहा है, फिल्म, ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर है, जिसे हम अपना ट्रेडिशनल कल्चर को क्या करते हैं, भूलते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली, यानी आज कल्चर का यही हुआ है कि आज हमारे समाज में न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, राइट, लेकिन आज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली होता गया। न्यूक्लियर फैमिली जो है वेस्टर्न कंट्री का है, जहाँ पे अलग अलग परिवार जो है रहा करते हैं, एक साथ माँ बाप के साथ नहीं रह करते। वहां पे लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था। यहाँ पे आने के बाद जो है लोग उनके कल्चर को भी अपनाने लगे, लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। तो ये सब कल्चरल इम्पैक्ट है ना। हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा बिलीफ, हमारा आइडिया, सब कुछ जो है वेस्टर्न आइडिया और वेस्टर्न कल्चर ने ले लिया। तीसरा इंपैक्ट क्या है, कल्चरल इंपैक्ट के बाद आता है पॉलिटिकल इंपैक्ट। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट ये देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस नेशन स्टेट के साथ जो है कोऑपरेट करने लगे, राइट, कोऑपरेट करने लगे। और उनके सरकार पहले पॉलिसी खुद बनाता था, लेकिन आज सरकार थोड़ा लिबरल हो गया है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि ये लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट। आज देखा जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, जितने भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इतना ज्यादा इन लोग का रोल बड़ा हो गया है कि नेशन स्टेट को भी जो है इनके सामने, इनके साथ कोऑपरेट करके जो है चलना पड़ रहा है, राइट, ताकि उनका भी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन होता रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे, जिसके कारण जो है आज स्टेट ना चाहने के बावजूद भी थोड़ा लिबरल रवैया अपना रहा है। उसका एक कारण है क्या, ग्लोबलाइजेशन। इतना ज्यादा ना वर्ल्ड मार्केट और ट्रेड बढ़ गया है कि आज के टाइम पे जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के कारण स्टेट को भी जो है थोड़ा अपने आप को जो है एडजस्टमेंट और कॉपरेट करके जो है चलना पड़ रहा है।
समझ आया? तो ये एक बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है तो आज बॉर्डर है, आज सरकार है, लेकिन सरकार के बावजूद भी जो है आज कई इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर है जो स्टेट की तरह और स्टेट के साथ मिलकर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई फ्रेम बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रूल्स रेगुलेशन तैयार कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ इसका कि आज इतने ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इतने ना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इतने ना इनके पास इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक कैपिटल इतना ज्यादा है कि हर एक जो वीक देश है उन वीक देशों को क्या करना पड़ता है, इनके बातों को मानना पड़ता है, वरना उनके देश का जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा अगर इनके साथ बदतमीजी किए तो एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आज के टाइम पे, आज के दौर में सोवर्निटी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सोवर्निटी में लैक आया है, एडजस्टेबल सोवर्निटी हो गया। पहले स्टेट हार्ड पावर था, अभी स्टेट सॉफ्ट पावर हो गया है, सॉफ्ट तरीके से हर चीज को मैनेज करता है। समझ में है? तो ग्लोबलाइजेशन का ही कारण है। और एक और चेंजेस आया है क्या, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में भी एक इंपैक्ट आया है, एक इंपैक्ट आया है। इसका मतलब क्या होता है, तकनीकी प्रभाव भी पड़ा है। दुनिया के बहुत सारे देश जो डेवलप देश है, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सारे देश जो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ग्लोबलाइजेशन कारण उनका टेक्नोलॉजी हमारे देश में आया, जिससे हम लोग भी टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हुए, हम लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। तो ये तो एक बेनिफिट है, हम लोग भी जाने समझे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, है ना, वर्ल्ड वेब, इंटरनेट, सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन। 1991 के बाद भारत में सब कुछ स्टार्ट हुआ। भारत 1991 के पास कहाँ टेक्नोलॉजी था, है ना? तो आज टेक्नोलॉजी का जमाने में ये तमाम देश जो टेक्नोलॉजी को बहुत पहले बनाए थे, उनके ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हमारे देश में आ रहा है, जिससे हम भी इस टेक्नोलॉजी से क्या हो जा रहे हैं, थोड़ा परिचित हो जा रहे हैं, राइट? एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है ना? बहुत सारा टेक्नोलॉजी के कारण ही बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है ना? आज ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है कि जापान क्या आ रहा है, जापान का कंपनी जो बुलेट ट्रेन बनाया, वही कंपनी जो है इंडिया में भी बुलेट ट्रेन को बनाने में अपना हेल्प कर रहा है। तो ये कॉपरेशन चलता रहा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और आज का युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभाया ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आज लोग यहाँ पे बैठ के दूसरे देश के साथ व्यापार कर पाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां से बैठे हुए वहां से पैसा ट्रांसफर कर देते। यूपीआई, ये जो यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जितना भी अमेजोन है, ये सब कुछ तो टेक्नोलॉजी के आधार पे है। एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के साथ बातचीत करे, सोशल मीडिया, ये तमाम कुछ टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पा रहा है। समझ में? जीपीएस, खाना मंगा ले रहे घर बैठे हुए, वो आकर दे दे आ रहा है, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है, आज साइबर क्राइम बढ़ रहा है ना? तो टेक्नोलॉजी का तो गलत मिसयूज भी किया जा रहा है ना, डेटा थीप, डेटा चुराया जा रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन दूध का धुला हुआ नहीं है, इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ साथ कुछ इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो इसको एक देश इसको कैसे अपने किस बेनिफिट और किस पर्सपेक्टिव से इसको अपना रहा है और किस सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये डिपेंड करता है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग को ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, राइट? और आगे जो है हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। थैंक यू।